ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, घबराइएगा मत कोई भी। और जो चीज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे वो आपके बाकी चीजों में भी काम आएगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चैप्टर में निकालना हो, या आगे आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी काम आएगा, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे 12th में उसके अंदर भी ये काम आएगा। तो इसका मतलब हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो हमें बहुत जगह पे काम आने वाला है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। तो सबसे पहले ब्रीफ बात, थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या है। इसका बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें है क्या ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने केवल ट्रांसलेशन पढ़ा था। ट्रांसलेशन मतलब जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, ये अगर वी से मूव कर रहा है और ये घूम नहीं रहा है, सीधा चल रहा है, तो इसका हर पार्टिकल वी से मूव कर रहा होगा, हर पार्टिकल वी से मूव कर रहा होगा। तो इसके मोशन में सर्टेनिटी एकदम सब चीज पता चल रहा है। लेकिन अगर मान लो पहिया है, वो वी से आगे भी जा रहा है और साथ में घूम भी रहा है, तो सोचो इस वाले पार्टिकल का अगर मैं तुमसे मोशन डिस्कस करने को बोलूं तो कितना डिफिकल्ट है। क्योंकि अब वो ऐसा नहीं बोल सकते ना, इसके ऐसा नहीं है ना, ये तो घूम रहा है ऐसे, ठीक है। या प्रोजेक्टाइल करा लो, जैसे प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो मान लो ये पेन है, इसको ऐसे घुमा के प्रोजेक्टाइल करा दिया, दूसरा पेन दो, ये टूट सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है इस पे, ठीक है ना। जैसे अगर आप पेन को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा के प्रोजेक्टाइल करो, ठीक है ना। अब इस प्रोजेक्टाइल में मैं पूछूं कि इस पेन के टिप की मोशन की इक्वेशन लिखनी, या ये जो पेन का टिप है वो 2 सेकंड बाद किस पोजीशन पे होगा, बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं। समझ रहे हो ना। अब तो एक केवल प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे थे, अब हमें ये देखना है कि इसका एक पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी किसी टाइम बाद। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसमें, क्योंकि इसमें जैसे दो चीज बोलते हैं। अभी जो हम लोग स्ट्रेट स्ट्रेट बात किए थे ना पीछे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये जो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन, मतलब एक फोर्स लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज योर लीनियर मोशन। बच्चों ये जो है इसको, ये कंबाइंड मोशन है, इसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो ये कंबाइंड मोशन। तो कंबाइंड मोशन को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसके न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक बड़े होते, ठीक है। तो बच्चों यहां तक अभी तक जो आपने पढ़ा था, देखिए ये चैप्टर में क्या क्या पार्ट है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जो जो चीजें अभी आपने पीछे पढ़ी है वो सब चीजें दोबारा पढ़ी, लेकिन रोटेशन के सेंस में। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक्स। तो हम सीखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी काइनेमेटिक्स क्या है। वहां पे हमने 3 इक्वेशन पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी, ऐसे तीनों पढ़ा था। यहां भी पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, ऐसे ऐसे करके फिर उसमें भी पढ़ेंगे। सब चीज बदलता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ जाएगा, एक्सेलेरेशन की जगह अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मोशन, फिर सारी चीजें वहां के उठ के आ जाएंगी कि अल्फा अगर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, अल्फा अगर वेरिएबल है तो कैलकुलस का सहारा लेंगे, फिर से चीजें आ जाएंगी। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका डायनेमिक्स। फिर आपने वहां क्या पढ़ा था, फोर्स, भाई फोर्स चलाता था ना। एक ही चैप्टर में अब क्या डिस्कस करेंगे फिर कि कौन घुमाता है, यानी टॉर्क। घुमाने वाला कौन है, टॉर्क, ठीक है ना। कि घुमाता कौन है, जैसे फोर्स चलाता है, टॉर्क घुमाता है। फोर्स लीनियर मोशन देता है और टॉर्क जो होता है वो रोटेशनल मोशन देता है, यस, रोटेट कराता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, अलग अलग तरीके से कैसे निकलेगा, वो सब चीजें होंगी। फिर आपने उसके अंदर क्या पढ़ा था, मोमेंटम। तो यहां भी एक नया मोमेंटम आएगा, उसका नाम हम लोग देंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अभी सब एंगुलर एंगुलर के टर्म में चलेगा। फिर मास के जगह पे यहाँ पे एक और नया टर्म आएगा, उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते चले, फिर बताते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक ठाक चैप्टर है। फिर अभी देखिए मैंने क्या पढ़ा था, लीनियर वाला आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो पहले के 4 चैप्टर है उसमें आपने लीनियर वाला ही तो पढ़ा था। अब हम रोटेशनल वाला पूरा एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका काइनेमेटिक्स, उसका डायनेमिक्स, उसमें एनर्जी कैसे कैसे कंसीडर की जाएगी वो, यानी उसका भी वर्क पर एनर्जी, तो उसमें एनर्जी कैसे कंसीडर की जाएगी, वर्क डन कैसे निकलेगा, वो सब चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर लास्ट में जब रोटेशन की सब चीज देख लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास का। हालांकि सेंटर ऑफ मास मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा,
इन सब चीजों को पहले सेंटर ऑफ हेलो मास ही सर। पढ़ाऊंगा मैं। हाँ। हेलो बेटा, ठीक ना? गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ूंगा। सेंटर ऑफ मास क्या करता है? देखिए अभी तक ट्रांसलेशन मोशन में जब मैंने क्वेश्चन दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है F और इसका मास है m, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? A इक्वल टू एफ बाई एम। लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये फोर्स कहां लग रहा है। आपने ये जानने का कोशिश नहीं किया या मुझसे पूछा नहीं कि ये फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है। ऐसा क्यों जरूरी जानना है? बेटा अगर ऊपर वाले पॉइंट पे लग रहा होगा तो ये भी तो ऑप्शन है कि यहां से टॉपल कर जाए। ये यहाँ ऑप्शन है कि नहीं यहां से टॉपल कर जाए, तो आपने ये पूछा नहीं। तो इसका मतलब क्या? तो फिजिसिस्ट जिन्होंने फिजिक्स को डिजाइन किया स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, उन्होंने बोला जैसे आप फोर्स लगाओ किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे बॉटल है इस पे फोर्स लगाए तो ये आगे भी जा सकता है, घूम भी सकता है, या गिर भी सकता है घूम के। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सीधा सीधा मोशन करे। तो जब शुरू शुरू में आपको फिजिक्स सिखाई गई तो बोला गया, लोगों ने सोचा, फिजिसिस्ट ने सोचा कि अगर एक ही बार ऑब्जेक्ट को रियल शेप में रख देंगे तो रोटेशन भी अपने रूल में आने लगेगा, मतलब रोटेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला कि तुम चिंता मत करो स्टूडेंट्स, आप क्या करो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप मिले उसको आप पॉइंट से रिप्लेस करो। उस ऑब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर दो? पॉइंट से। तो याद करिए जब मैं एफबीडी बनाता था तो कहता था ये m kg का जो मास है या 2 kg का जो मास है उसको पॉइंट मान के यहाँ पे रख दो। पॉइंट क्यों मान रहा था? ताकि हम उसके रोटेशनल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर सके, मतलब हमें उसकी चिंता न करनी पड़ेगी रोटेट करेगा तो क्या होगा। ठीक है ना, हम पूरी तरह से ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहते थे। ठीक है ना, इसीलिए हमने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट था उसको पॉइंट मास मानते थे और फिर उसकी चीजों को हम डिस्कस करते थे। समझ रहे हो ना अभी तक ये? अब जैसे अभी पीछे कोई क्वेश्चन था, वर्क पर एनर्जी भी लगा रहे थे, तो उसमें भी हम लोग यही मान के चल रहे थे कि पॉइंट मास है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा भी होता था तो उसको पॉइंट मास मान के डील करते थे। लेकिन अब समय वो आ चुका है कि जब पॉइंट मास नहीं मानना है। फाइनली आप उस स्टेज तक आ चुके हैं। तो पॉइंट मास मान के आपने रोटेशनल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया और केवल ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट को पढ़ा, लीनियर एस्पेक्ट को पढ़ा। ये फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, तो आपने ये कंसीडर नहीं किया कि एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो बच्चों ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो अब जैसे रियल ऑब्जेक्ट जब आएगा तो क्वेश्चन उठता है कि क्या हमने जो अभी तक पढ़ा वो बेकार हो जाएगा? भाई रियल ऑब्जेक्ट तो पॉइंट नहीं होता है। तो अगर हमने ये फिजिक्स पूरी पढ़ ली, अब इस फिजिक्स का हम अप्लाई ही नहीं कर पाए तो फायदा क्या? तो लोगों ने बोला कि अच्छा एक काम करो कि जैसे ये कोई रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट है, इसको जब कभी भी आपको ये वाली फिजिक्स डिस्कस करनी है लीनियर वाली, तो इसको एक पॉइंट से रिप्लेस कर दो। तो फिर क्वेश्चन उठा कि वो पॉइंट कहाँ रखा जाएगा? तो वहीं पे एक टर्म आया सेंटर ऑफ मास का। भाई ये पॉइंट अगर मैं इसको पॉइंट से रिप्लेस करूंगा तो यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां पे रख सकता हूं। बोला कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान लो, पॉइंट मान लो एम का। तो क्वेश्चन उठा कि वो एम का पॉइंट कहाँ रखा जाएगा? तो उस एम के पॉइंट को आप कहाँ रखेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास में। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, अब रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको हम पॉइंट मान के एक सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। सेंटर ऑफ मास मतलब जैसे लकड़ी होता है ना, जैसे कोई भी ऐसा होता है ना, गेम खेलते हो तुम लोग, बैलेंस करते हो कि नहीं करते हो? स्टिक को बैलेंस करते हो कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास है। नोटबुक को ऐसे घुमाते हो, हालांकि उसमें रोटेशनल एस्पेक्ट होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ सकते हो। एक पॉइंट पे घुमाते हो ना नोटबुक को, कुछ लोग को ऐसे आदत होती है। या फुटबॉल को आदत है ना, फुटबॉल को भी घुमा लेते हो, घूमता हुआ है तो ऐसे उसको कर लेते हो कि नहीं? तो बच्चों वो सब क्या करते हो उस समय, आप क्या करते हो, उसके सेंटर ऑफ मास पे आप फोर्स लगाते हो। तो सारा का सारा मास ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वहां पे कंसंट्रेटेड है। तो जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो अभी से पीछे की जो फिजिक्स पढ़ी है वो पॉइंट पे लगती है। तो पीछे की फिजिक्स बड़े ऑब्जेक्ट में कैसे लगेगा? तो बड़े ऑब्जेक्ट को पहले, बड़े ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो उस m मास को उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे रखेंगे, पीछे वाली फिजिक्स अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करने के बाद जब जो चीजें निकालनी वो निकल जाएगा, फिर हम वापस आएंगे, फिर रोटेशनल वाली चीज निकालेंगे, उससे चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। तो ये सब काम हम आपको इतने जो हमारे लेक्चर जितने भी होंगे उनमें मैं बताता रहूंगा। पहले बारी बारी से सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। तो अभी हमारा काम सबसे पहले ये है कि हमने जो पीछे की फिजिक्स पढ़ा है उसको आगे लिंक करें, है ना, ऐसा ना हो कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हमारा वो फिजिक्स बेकार हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास से ही। ठीक है ना बच्चों? अब सेंटर ऑफ मास से पहले एक चीज की यहाँ पे वर्ड आएगा बार बार, रिजिड ऑब्जेक्ट। क्या वर्ड आएगा? रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी। ठीक है ना?
तो बच्चों रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या होती है? क्या होती है बताओ? रिजिड बॉडी क्या होती है? इंसान रिजिड बॉडी है कि नहीं? इंसान रिजिड बॉडी है कि नहीं? नहीं है। रिजिड बॉडी क्या होती सर है? जिसकी शेप ना चेंज हो सके फोर्स अप्लाई होने पे। राम का कहना है कि जिसकी फोर्स में शेप में चेंज हो सके फोर्स अप्लाई होने पे ना। ठीक है, लेकिन पार्शियली करेक्ट है, ठीक है ना। रिजिड बॉडी, पहला डेफिनेशन लिखिए इसके अंदर, रिजिड बॉडी क्या होता है? पहला डेफिनेशन रिजिड बॉडी का ही लिखिए, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन when the distance between any two points when the distance between any two points when the distance between any two points cannot be changed by applying the force by applying the force ठीक है ना, then it will be considered as rigid body. By applying the force then it will be considered as rigid body. ठीक है बच्चों, किसी भी बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी अगर आप फोर्स लगा के बदल नहीं पा रहे हैं तो आपका रिजिड बॉडी है। तो इंसान रिजिड बॉडी है क्या? अभी देखो, मेरा ये दो हाथ, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट चेंज कर सकता हूँ नहीं कर सकता? तो इंसान परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है। या रिजिड बॉडी परफेक्ट होगा तो उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया जा सकता। अब बच्चों देखो एक बात, अभी जो पेन वाला एग्जांपल मैंने लिया था, पेन वाले एग्जांपल में इधर ध्यान दो बच्चों, एक पेन था, इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया था यू के वेलोसिटी से, ठीक है ना, और साथ में घूम भी रहा था। तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा भी, मतलब ये टाइम पे ऐसे घूमेगा भी और ऐसे जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये ऐसे घूमेगा और साथ में ऐसे नीचे गिरेगा, इस तरह से करके नीचे गिरेगा, गिरेगा ना। तो मान लो किसी भी टाइम टी पर मुझे इस मास का, जैसे m1 मास है, इसकी पोजीशन बतानी है, तो क्या तरीका होगा? तो देखो इसका तरीका हम लोग ये निकालते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना यूजफुल है, उसके लिए बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत ऐसा एज्यूम करेंगे, बहुत छोटे बन के, है ना, इसके ऊपर बैठ जाएंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। बच्चों देखो ये पेन अगर ऐसे आगे जा रहा होगा तो इसका एक पॉइंट ऐसा होगा जो परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा? इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी नहीं घूम रहा होगा, एकदम जो जिस जिस पॉइंट से मैं घुमा रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा, बाकी ये दोनों ऐसे घूम रहे होंगे उसके चारों तरफ। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं चीटा बन के, ठीक है ना, व्यू द चीटा ना एंट बन के, ऐसा समझो, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन t बराबर 2 सेकंड बाद निकाल सकता हूं। अरे लिखना नहीं, मैं ऐसा समझा रहा हूं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन t इक्वल टू 2 सेकंड बाद निकाल सकता हूं प्रोजेक्टाइल लगा के, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस लगा के। 2 सेकंड बाद सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकता हूं, ये मुझे पता चल गया। अब उसके बाद अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे चीटा बन के बैठ जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा? ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे केवल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। सही बात है क्या? सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा ये मुझे। जैसे अगर एग्जांपल सुनो, आप एक बस में बैठे हो, बगल में आपका दोस्त भी एक दूसरी बस में बैठा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको सामने वाला दोस्त एकदम स्टैटिक दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कहता है कि जब आप किसी भी चीज पे बैठे हैं तो वही वेलोसिटी आप उल्टा करके दूसरे में जोड़ देते हैं। उल्टा करके दूसरे में जोड़ने का मतलब, बस में बैठे हो 40 से आगे जा रहे हो तो तुम्हें पेड़ पीछे 40 से जाता हुआ दिखेगा ना? दिखेगा कि नहीं? फील होगा ना कि आप अपने को समझोगे रेस्ट में है, और जो ट्री होंगे साइड में आपको लगेगा कि 40 से पीछे जा रहे हैं। तो आपने क्या किया? अपनी वेलोसिटी को उल्टा किया, ट्री में जोड़ दिया। यही करते हैं ना आप। तो जब आप दो बस सेम स्पीड से जा रहे हो, आप इसके अंदर हो, तो आप अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जब दोस्त के बस में जोड़ दोगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अगर वो भी 40 जा रहा है, आप भी 40 जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो 0 हो जाएगी। तो आपको दोस्त दिखेगा कैसे? बिल्कुल सामने दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप सेम, जैसे दो दो लोग का मोशन एक जैसा हो तो वो वाला मोशन दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर ये चीटा खुद, ये चीटे का भी वेलोसिटी
यहाँ पे वही होगा जो इस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी होगा। तो इस चीटे को क्या दिखाई पड़ेगा कि ये पेन हमेशा सर्कुलर पॉइंट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस चीटे को यही दिखाई पड़ेगा। उसको और कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा हाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो देखो बच्चों, यहां तक हम पोजीशन निकाल लेंगे, और मान लो चीटे ने हमें रिपोर्टिंग किया, चीटे से हमने रिपोर्ट मंगाई, यहाँ भाई M1 की क्या पोजीशन है, तो बोलेगा इस समय सर M1 की पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल बना रहा है। बता दिया मेरे को उसने, चीटे ने रिपोर्ट किया कि θ1 एंगल बना रहा है सर। तो यहां तक की पोजीशन मुझे मालूम है। अब मैं कोऑर्डिनेट इसके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कैसे? अगर ये डिस्टेंस मुझे पता है तो इधर वाला कंपोनेंट निकाल लूंगा और इधर वाला कंपोनेंट निकाल लूंगा, तो आराम से इसके कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। ये सब आगे की बात है, लेकिन ये आसान है कि नहीं? जैसे अब उसी तरह देखो कार की पहिया का, कि कार की पहिया आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, तो कार के पहिए का सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होगा। जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होगा। जैसे पैन का सेंटर, पैन का सेंटर, तो सेंटर में तुम लोग बेड के ऊपर चढ़ के टच करते हो कि नहीं टच करते हो पैन को, है ना? सुदर्शन चक्र चलाते हो, लेकिन किनारे तो नहीं चलाते, नहीं चलाते ना। तो इसका मतलब क्या है कि बीच वाला पॉइंट जो होगा उसको, उस पर जाके बैठ सेंटर ऑफ मास केवल लीनियर मोशन करता है। तो बच्चों जब पहिए के मोशन, मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि इस पॉइंट का पोजीशन बताओ किसी टाइम बाद, तो बच्चों मैं चीटा बन के इस पे बैठ जाऊं और पहले ये निकालूं कि 2 सेकंड बाद ये कहां पहुंचेगा, सेंटर ऑफ मास कहां पहुंचेगा पता कर लो। फिर इस पे चीटे से पूछोगे हाँ भाई 2 सेकंड बाद रिपोर्ट दो, तो रिपोर्ट देगा कि सर इससे इतने एंगल पे है ये, तो मैं आराम से इसकी पोजीशन लिख पाऊंगा, क्योंकि एक्सिस के हिसाब से मुझे कोऑर्डिनेट इसका मालूम है, इसका ही तो लिखना है। तो इधर कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा और ऊपर हो जाएगा r sin थीटा। तो यहां तक का जो कोऑर्डिनेट है उसमें r sin थीटा जोड़ दूंगा, और यहां तक का जो x कोऑर्डिनेट है उसमें r cos थीटा जोड़ दूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जो काम डिफिकल्ट था वो लॉजिक से हो जाता है। तो लॉजिक से होने में क्या है कि चीटा बन के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। मैं ये बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है चीजों को। अब देखो तुमसे अगर बोले, जैसे तुम्हें नॉलेज नहीं पता हो और तुमसे मैं बोलूं कि 2 सेकंड बाद इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, मतलब जो शुरू में ये पॉइंट ऊपर था, हालत खराब हो जाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता है तो पहले सेंटर ऑफ मास पता कर लेंगे, है ना? F बराबर ma। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये सब समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस एक अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि कैसे सेंटर ऑफ मास का पैदा। जैसे बच्चों आप फॉर्मूला लगाते हैं एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लो एक रॉड है, ये रॉड है, ये ऐसे घूम रहा है, तो बताओ इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है कि नहीं? सबसे लास्ट वाला पॉइंट खूब तेजी से नीचे आ रहा होगा, उससे पहले वाला उससे कम, उससे पहले वाला उससे कम। तो जब तुम फॉर्मूला न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओगे तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखोगे, तो किस पार्टिकल के लिए लिखोगे, है ना? एसीएम किसको कंसीडर करोगे, तो यहाँ ए किसका कंसीडर करोगे, तो ए कंसीडर करोगे सेंटर ऑफ मास का। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये बीच में होगा। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन फॉर्मूले में लिखा जाएगा वो यहाँ का लिखा जाएगा, बाकी सब पार्टिकल का नहीं लिखा जाएगा, जो इसके सेंटर ऑफ मास का होगा। जैसे P बराबर mv होता है, mv होता है। अब इसी सिचुएशन में देख लो, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब तुम P बराबर mv लगाओगे तो क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ की वेलोसिटी 0 है, यहाँ की वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो अगर P बराबर mv लिखना है तो mv किसका लिखूं, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो उस समय आंसर होगा कि इसके सेंटर ऑफ मास का लिखो। तो उसका सेंटर ऑफ मास कौन सा होगा, ये वाला, तो ये वाला लिखा जाएगा। तो पीछे के जो फॉर्मूले आप पढ़े हैं सब सेंटर ऑफ मास नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। m बराबर a लिखना है तो a सेंटर ऑफ मास का लिखो, v लिखना है तो सेंटर ऑफ p बराबर mv लिखना है तो v सेंटर ऑफ मास का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास लिंक करता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को बड़े ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर? थोड़ी थोड़ी बात है, बाकी मौज बहुत आएगा, चिंता मत करो तुम लोग, अच्छा चैप्टर है। सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया जाए, चलो। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। हेडिंग डालो बच्चों, सेंटर ऑफ मास। थोड़ा अगर डिफिकल्ट हो जाए परेशान नहीं होना, जीवन में बहुत काम आएगा। पहला लिखो सेंटर ऑफ मास, लिखो, लिखो इट इज द पॉइंट फॉर ए सिस्टम, it is a point for a system of particle, it is a point for a system of particle, it is the point for a system of particle or rigid body
It is a point for a system of particle or rigid body where all the mass is supposed to be situated, where all the mass is supposed to be situated. ठीक है बच्चों, देखो where all the mass is supposed to be situated. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो बच्चों डायरेक्ट यहां ध्यान दो, जैसे मान लो दो मास है, एक मास m1 है, लिख लेना सबने, और बेटा ये इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मालूम है सबको क्या होता है? पोजीशन वेक्टर बच्चों, पोजीशन वेक्टर मालूम है सबको ना, क्या होता है बताना। हाँ, पोजीशन वेक्टर मतलब जो पोजीशन को बताए। उसकी खास बात क्या है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कहां पे होता है? ओरिजिन पे, और इसका एंडिंग पॉइंट वहां होता है जिस पॉइंट को वो लोकेट कर रहा हो। ठीक है ना बेटा? तो जैसे मान लो इस पॉइंट को, ये एक वन पॉइंट है, यहाँ पे एक मास m1 रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ये पोजीशन वेक्टर कैसे हुआ? इसका टेल ओरिजिन पे है और हेड उस पॉइंट पे है जिस पॉइंट को ये लोकेट कर रहा है। इसी तरह से बच्चों एक और ले लो, यहाँ पे मास m2 रखा है, ये r2 है। तो बच्चों इसके सेंटर, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास का मतलब मैं m1 प्लस m2 किसी एक जगह पे रखना चाहता हूं, जिससे मैं पीछे की ट्रांसलेशन मैकेनिक्स डिस्कस करूं, जैसे F इक्वल टू एम ए डिस्कस करूं या P इक्वल टू एम वी डिस्कस करूं, तो कोई फर्क ना पड़े। जैसे बोला ना, जैसे याद करो रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ, कि भाई दो लोग को हटा के एक लोग को रखना चाहता हूं, यानी दो पॉइंट को हटा के एक पॉइंट लाना चाहता हूं, जिसमें मैं F बराबर एम ए लगाऊं, P बराबर एम बी लगाऊं, कोई फर्क ना पड़े। मतलब दो जो रहे उनसे जो रिजल्ट आए और एक अकेला पॉइंट रहे उनसे जो रिजल्ट आए वो सेम आए। तो बच्चों इसका मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, यहां पे मान ले रहा हूं, इसको मैंने कहा आरसीएम। ये जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम आरसीएम है, इसका नाम आरसीएम। इसको मान लो ये वाला जो है वो आरसीएम। तो बच्चों ये निकलता क्या, और आरसीएम पे क्या रखा जाएगा? टोटल मास। टोटल मास क्या होगा? m1 प्लस, मतलब इसका पूरा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला बनता है आरसीएम इज इक्वल्स टू, चिंता मत करो प्रूफ करके ही बता दूंगा, एबी इनिशियो मेथड से मैं प्रूफ करके बता दूंगा। आरसीएम इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना? आरसीएम इज इक्वल्स टू m1, प्रूफ करके बता दूंगा बच्चों, घबराओ मत। आरसीएम इज इक्वल्स टू, आरसीएम क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो हो गया। इधर जाओ बच्चों, मान लो इसका कोऑर्डिनेट दिया होता, कोऑर्डिनेट दिया होता, तो कोऑर्डिनेट दिया होता, मान लो इसका कोऑर्डिनेट दिया होता x1 y1। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया रहता है x1 y1। ठीक है ना? r1 का, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया होता है m1 का कि ये x1 y1। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट दिया होता है x2 y2। तो उसी तरह से आरसीएम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? xcm ycm, ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो r1 वेक्टर को क्या लिखते हैं? r1 वेक्टर को लिखते हैं हम लोग x1 i कैप प्लस y1 j कैप। जिनको पता नहीं है याद रखिए कि अगर कोऑर्डिनेट दिया रहे तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिमिलरली बेटा अगर r2 आप लिखेंगे तो क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। सिमिलरली अगर आरसीएम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? xcm i कैप, xcm i कैप प्लस ycm j। बच्चों 3D में भी कर सकते हैं, के आप बढ़ा सकते हैं, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ठीक है ना। अभी ये बस 2D में चीजें रख रहे हैं, चीजें आपको समझ में आए, 3D में ना चल, अदरवाइज उसमें कर सकते हैं आप। तो बच्चे देखो जरा ध्यान से, इसको मैं एक्सपैंड नहीं करना चाहता, लेकिन डायरेक्ट एक बात समझो। अगर मैंने आरसीएम की जगह एक्ससीएम आई कैप लिख दिया और वाईसीएम जे कैप लिख दिया, ठीक है, और R1 की जगह ये रख दिया और R2 की जगह नीचे वाला रख दिया, तो बच्चों अगर दो वेक्टर बराबर होते तो मैंने बताया था ए आई, अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वल्स टू सी आई कैप प्लस डी जे कैप है, तो इसका मतलब है कि ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू डी होगा, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर मैं इस तरफ x1 एक्सीएम और वाईसीएम लिखता हूं यहां, तो बेटा एक तरफ अगर एक्सीएम आएगा, अभी आई आई वाले को बराबर कर रहा हूं, ए इक्वल टू सी वाला कर रहा हूं, देखो अगर नहीं समझ आएगा एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना, जैसा बताना मुझे। तो बच्चों एक्सीएम यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा एक्सीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप लिखा होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा m1 x1 m1 ब्रैकेट में x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। सिमिलरली यहाँ क्या लिखा होगा m2 ब्रैकेट में x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो बच्चों अगर आई कैप वाले को एक साथ लिखना हो तो ऊपर आएगा m1 x1 प्लस प्लस m2 x2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जे कैप वाले में आएगा m1 y1 प्लस m2 y2। पक्का? देख लो अगर किसी को डाउट है बताओ, क्या हुआ हर्ष? नहीं, अगर जिसको डाउट है वैल्यू उठा के पुट करना, आई वालों को अलग कर लेना, जे और डिनोमिनेटर तो कोई चेंज नहीं किया है, तो m1 प्लस m2 रहेगा। तो बच्चों x1 का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यानी अगर मुझे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दे दिया है, अगर मुझे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दे दिया है तो डायरेक्ट मैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला है, अगर वेक्टर फॉर्म में दे दिया हो, ये फॉर्मूला अगर कोऑर्डिनेट दे दिया हो। सिमिलरली वाईसीएम क्या होगा लिख लोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस, अगर जेड होता है तो क्या लिखते, जेड सीएम बराबर m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस, ठीक है ना। बच्चों अगर एक से ज्यादा होता तब क्या लिखते, तीन होता तो क्या लिखते, यहां लिखते m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां भी उसी तरह बढ़ जाता m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस। सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, लिख लेना एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम जो भी लिखना है बच्चों लिख लेना। अगर ये बस सिंपल समझो, इसमें लॉजिक एक्सटेंड करना है कर लेंगे, ठीक है। एक आर्यन क्या हुआ तुमको, लिख लिया? ठीक है आगे चले बच्चों, क्वेश्चन करें, डायरेक्ट करें क्वेश्चन ना। देखो बच्चों, ट्रायंगल वाला ही कर लो, स्क्वायर वाला कर। बच्चों ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड ए है, यहाँ पे मास m रखा है, यहाँ पे मास 2m रखा है, यहाँ पे मास 3m रखा है, और यहाँ पे मास 4m रखा है, ठीक है। ये x, ये y है, ये x है। देखो कई बार तुम्हें y x नहीं दिया होगा तो अपनी सुटेबल देख लेना, जैसे यहाँ पे मैंने सुटेबल मान लिया तो ऐसे। अब बच्चों क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे एक करके बताऊं, फाइंड द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। बच्चों सबका कोऑर्डिनेट लिख लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0 ए बच्चों, इसको कुछ वैल्यू ले लो, चलो वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 2 मीटर ले लो, चलो वैल्यू ले लो। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, 2, 3 0। 2,0, करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0, इसका कोऑर्डिनेट टू कितना कॉमा होगा, टू 2,2। अरे ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, 2। अब क्या करोगे, अरे एकदम सिंपल है। अब क्या करोगे, एक्ससीएम निकालना है, तो कितना होगा, सबका 0 0 पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखो, तो 4 × 0, 4m × 0, तो 0 ही हो गया खैर, लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन है, पूरा लिख देते हैं। 4m × 0 प्लस 3m × 2 प्लस 2m × 2 प्लस m × 0, this divided by total mass 4 3 7 7 2 9 10 10m। देख लो इसका कितना आएगा, ऐड करो 6m और 4m 9m, एक्ससीएम कितना आएगा 9m/10m, यानी कितना आएगा 9/10, यानी 0.9। सिमिलरली वाईसीएम भी निकाल लोगे, 10 आएगा क्या, 3 2 6, हाँ ठीक है, 10m आएगा, अच्छा डेटा आ गया। ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर 10m बच्चों, 10/10 1 आ जाएगा। वाईसीएम निकालो, वाईसीएम भी सबका वाई कोऑर्डिनेट मास उठाओ, करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट उठाओ, सॉल्व कर दो, मास उठाओ, करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट उठाओ, सॉल्व कर दो, जो भी है देख लो। वाईसीएम निकालना है, तो वाईसीएम के लिए मास उठाओ, मास 4m × 0 प्लस 3m × 0 प्लस 2m × 2 प्लस m × 2, ठीक है, 6 आएगा ना बेटा, ऊपर 6 आएगा ना, 6/10m, तो इसका आंसर आएगा 0.6। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, 1,0.6 पे, तो 1 इसका सेंटर x में 1 है, यानी समवेयर यहाँ पे होगा, यहाँ से 0.6 ऊपर, यानी यहाँ पे कहीं लाई कर रहा हो, ये 1 है और ये 0.6, तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0.6, ठीक है, 1,0.6। ठीक है, गौर हो जाए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आसान आसान चीजें हैं, परेशान नहीं होने किसी को। ठीक बच्चों, आगे चले, रुद्र ठीक है ना, बच्चे एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ए ए ए, यहाँ पे मास m रखा है, यहाँ पे मास 2m रखा है, और यहाँ पे मास 3m रखा है, ठीक है ना। इसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा है, ठीक है ना बच्चों, तो कोऑर्डिनेट आप ले लो, मैं ही दे दे रहा हूँ ताकि सबका आंसर एक जैसा रहे, इधर x ले लो और यहाँ से y ले लो। देखो जानबूझ के बीच में कहीं नहीं ले रहे, क्योंकि कम से कम एक का कोऑर्डिनेट तो 0,0 मिलेगा, एक कैलकुलेट नहीं करना होगा, तो जानबूझ के जहां पे एक मास है वहीं पे मान ले रहे हैं, करो। इक्विलेटरल है बेटा, दिख नहीं रहा हो मतलब समझ में नहीं आ रहा
ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे, a sin 60 आ जाएगा, और वही जो भी कोऑर्डिनेट है बच्चों फटाफट देख लो। कितना मास आएगा, 3 2 5, 5 6 आएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 3m, और ये कैंसिल होगा ma, 4ma/6, 2/3a, इसका xcm होगा। सिमिलरली ycm कैलकुलेट करो, ycm 0 0, एक ही बचा, तो 2m इंटू √3/2a अपॉन 6m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है बेटा, हाँ यानी a अपॉन 2√3 लिख सकता हूँ ना, a अपॉन 2√3। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चलो, चलो देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ बाइनरी सिस्टम, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए बता रहा हूँ अलग से, अदरवाइज आप बाइनरी सिस्टम का तो निकाले। सेंटर ऑफ मास ऑफ बाइनरी सिस्टम, 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 ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बाइनरी सिस्टम, ठीक। देखो बेटा, जैसे मान लो एक मास m1 है बाइनरी सिस्टम में, और एक मास m2 है। आपने पीछे भी जो m1r1 करा था वो बाइनरी सिस्टम ही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंटेक्स्ट बदल रहे हैं बस। बच्चों ऐसे अगर हमें दिया हो कि m1 दिया हो, m2 दिया हो, और इनके बीच में दूरी दी हो कि इनके बीच की दूरी r है, ये क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज के लिए, इसीलिए इसको अलग से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन काफी आता है कि m1 दे दे, m2 दे दे, और उनका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो बच्चों यहीं पे सेंटर मान लू मैं, जो m1 जहां पे वहीं पे सेंटर मान लू ना, तो इधर एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं, इधर बच्चों एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं, और इधर वाई मान ले रहा हूं। सेंटर ऑफ मास जब कोई भी निकालना हो तो एक्स वाई तो मान लेता है, ठीक है, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r,0, ठीक है ना। जरा सेंटर ऑफ मास निकालो, आर मतलब इस कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, एक्स क्या आएगा, एक्ससीएम क्या आएगा, निकालना जरा, तो कितना होगा, m2r अपॉन m1 प्लस m2, m2r अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, ये जो एक्ससीएम आया वो कहां से आया, m1 से आया है। बच्चों अब एक्सिस तो हर जगह दी नहीं रहेगी ना, डायरेक्ट ये बात समझना है, ये जो हमने डिस्टेंस निकाला है इसको मैं r1 कह रहा हूं, r1 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम मास 1, r1 जानबूझ के बेटा, एक्सएम तो निकल गया, लेकिन ये m को हमने जब 0 माना, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट आया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आया बेटा 0,x या 0,r1, ठीक है ना, तो ये 0,r1, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, r1 होगा ना बेटा, ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या है, r, टोटल डिस्टेंस है r, लेकिन ये वाला डिस्टेंस r है बेटा, ये तो पहले क्वेश्चन में पता था, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास आया, इसका सीएम आया, वो m1 वाले से कितनी दूर पे है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है r1,0, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, r1,0, तो r1,0 मतलब इस m1 से ये r1 दूरी पे आया। तो बच्चों अब याद रखना, अगर m1 से आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूले में ऊपर m2 रहेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जैसे अगर डिस्टेंस हमें 2 मास दे दिया है,
बोला 3 kg का है और एक 6 kg का है। बोला कि 3 kg से इनके बीच में डिस्टेंस दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो बोला 3 kg से कितनी दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मुझे निकालना है 3 kg से, तो ऊपर आर क्या है बच्चों, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस, M2 क्या है, दूसरा वाला मास, जिससे निकालना उसको छोड़ के दूसरा वाला मास। तो उसी तरह से अगर मुझे R2 निकालना हो कि इस वाले मास से सेंटर ऑफ मास की कितनी दूरी है, तो लॉजिक से बता सकते हो, या अगर तुम करके देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि R2 किसके इक्वल होगा, R2 विल बी इक्वल टू R माइनस R1 होगा ना। इसको करके देख लेना बच्चों, ये आएगा M1R अपॉन M1 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन, दो मास दिया हो उनके बीच की दूरी दिया हो, ये पूछे इस वाले मास से सेंटर ऑफ मास कितना दूरी है, तो उधर वाले का मास लेना, ठीक है ना। मास रेशियो, वो फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद आ रहा है कि मतलब जब रेशियो इधर वाला लेते थे तो कोऑर्डिनेट उधर वाला लेते थे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए किसी को कि R1 जब निकालना हो तो क्या करना है, इधर से क्या करना है, R2 निकालना है तो क्या करना है, ये दोनों याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अब देखना जरा एक काम और करते हैं बच्चों, मैं ये लिख रहा हूं, चेक करना सही है कि गलत। सही है, देख लो देख लो, R1 में M1 मल्टीप्लाई कर दो और R2 में M2 मल्टीप्लाई कर दो, R1 में M1 मल्टीप्लाई कर दो और R2 में M2 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, नहीं, बेटा देखो यहाँ क्या है M2, इसमें M1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा M1 M2 R आएगा ना, इसमें M1 इसमें M2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा M1 M2 R, दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, क्या हुआ प्यू, क्या हुआ, प्रोसेस करो प्रोसेस। R1 को देखो उसमें M1 मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर बेटा उधर देखो, अब M1 M2 R बाई M1 प्लस M2 होगा। R2 को देखो इसमें M2 मल्टीप्लाई करो, तो बेटा ऊपर फिर इसमें भी क्या आ जाएगा M1 M2 अब R अपन M1 प्लस M2, दोनों बराबर सर आ गए कि नहीं, तो ये भी याद रखना है। सर ऊपर ऊपर वाले इक्वल हो गए हैं। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर वाले इक्वल, तो दोनों इनडायरेक्टली, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब इक्वल हो गई तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था M1 इंटू R1, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था M2 इंटू R2, अगर राइट हैंड साइड दोनों का बराबर तो लेफ्ट भी बराबर होगा, इसी से हमें पता चला M1 इंटू R1 अपॉन M2 इंटू, अच्छा वो लेफ्ट वाले साइड में M1 और M2 भी मल्टीप्लाई हुआ था हाँ। जब दोनों तरफ करा था। बच्चों ठीक अगर है सर। किसी को, हाँ M1 R1 कितना आएगा M1 M2 R अपॉन M1 प्लस M2, देख लो कंफ्यूजन हो रहा है तो M2 इंटू R2 करो, कितना आएगा M1 M2 R अपॉन M1 प्लस M2, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे ही। वही तो करा है। सर मैं गो टू द वॉशरूम। यस यस यस, जल्दी आएगा बेटा। बता सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, एक्सिस नहीं भी बना रहे फिर भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन किया जाए, घबराओ मत, एक गणित करें गणित, आओ एक और काम कर लेते हैं फिर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत होगा बता देना, ठीक है ना। शुरू से समझते चलो, शुरू से, जीवन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये दोगे याद रखना, 3 क्वेश्चन इससे पक्का है, दो मेन एग्जाम का तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ, जेई मेंस और नीट, 3 क्वेश्चन पक्का है, सीयूईटी का एग्जाम दोगे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पक्का है, मतलब अगर तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, और इस चैप्टर को बोला जाता है कि जो ये रैंक डिसाइड कर देता है कई बार, मतलब दो टॉपर जो दो होते हैं उनके बीच में बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन ये जो रोटेशन चैप्टर है ये अंतर बना देता है, किसको कितनी बढ़िया समझ है रोटेशन, ठीक है ना, इसीलिए इसको पूरा दिमाग खोल के, चीजें धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड, तो शुरू से एकदम समझते चलोगे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हर चीज बस समझते चलो, हर चीज समझते चलो,
एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। लेकिन कोई भी चीज अगर जहां नहीं समझ में आया मुझे बता देना कि सर ये वाली चीज हमारे समझ में नहीं। ठीक है बच्चों, अभी आपने दिया देखा ये चीज XCM इज इक्वल्स टू M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, सो ऑन सो फोर्थ। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, यहाँ भी ऐसे चला जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं किसी के भी रेस्पेक्ट में, मान लीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और लास्ट में dt dt कैंसिल कर दूं, मतलब मैंने क्या किया, dxcm/dt किया, इधर भी, इधर क्या हो जाएगा M1 इंटू dx1/dt1 प्लस क्या हो जाएगा M2 इंटू dx2/dt2। बच्चों सो ऑन सो फोर्थ बढ़ते चले, नीचे क्या आएगा, नीचे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, और बच्चों कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? आप चाहे तो ये ओहो dt टाइम के रेस्पेक्ट dt1 dt2 नहीं आएगा, ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बच्चों तो dxcm dm ऐसे आएगा। इस dt dt को मैं कैंसिल कर सकता हूं, आप जब आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन तो आपको पता चलेगा, यहाँ इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो दोनों तरफ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो कैंसिल करने के बाद मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा dxcm इज इक्वल्स टू M1 इंटू dx1 प्लस M2 इंटू dx2 सो ऑन सो फोर्थ अपॉन M1 प्लस M2। मिलेगा? सर परेशान इससे मत हो। हुआ क्या? होगा होगा, अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी तो होगा। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी समझ में आ रहा है क्या हुआ है ना, अभी यस इससे सर। अभी राम पूछ रहे हैं कि होगा क्या, तो अभी होगा। तो यहां से हमें एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला मिलता है बच्चों। dx का मतलब क्या होता है, चेंज, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूं क्या, आप लोग नोट कर लीजिए पहले, मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूं। इसी में लिख लीजिएगा, जो कंटिन्यू करे टू मास सिस्टम में ही लिख लीजिएगा। हालांकि हम न्यूमेरिकल, इसे मैंने डैश डैश आगे बढ़ा दिया है, लेकिन जब कभी भी न्यूमेरिकल आपको आएगा तो 2 का या मैक्सिमम 3 का आएगा, ठीक है ना, 3 का भी रेयर है लेकिन 2 का अधिकतर आपको आ सकता है। इसीलिए मैंने, हालांकि मैंने जनरलाइज कर दिया, आप 2 के लिए भी करते तो कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो बच्चों नोट कर लो। हाँ रिवाइज सर डेली लिख लिया। करना। हाँ जब तक रोटेशन चल रहा है जाके डेली रिवाइज करना बच्चों, क्योंकि 2 दिन का एक साथ रिवीजन तुम्हें टिकेगा नहीं दिमाग में, तो रिवाइज डेली कर लेना एक बार चीजों को, ठीक है ना। समझे? चलो आगे चलें। तो बच्चों देखो, डेल्टा एक्स dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो इसी को अगर जनरलाइज करूंगा बेटा तो इसी को डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूँ। तो डेल्टा एक्स CM इज इक्वल्स टू M1 इंटू डेल्टा X1 प्लस M2 इंटू डेल्टा X2 सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हैंडी फॉर्मूला है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, अभी क्वेश्चन करा के बताओ ये इंपॉर्टेंट और हैंडी फॉर्मूला कैसे है। मतलब अगर ये न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल अभी मैं तुम्हें बहुत जल्दी हो जाएगा इससे, अगर कोई नॉर्मल मेथड से करेगा बहुत टाइम लगेगा उसको। बच्चों एक मास है 4 kg का, और एक मास ले लो 2 kg, ठीक है ना, ऐसा ड्राइंग बना लो फिर क्वेश्चन। ये 2 kg का मास है, 4 kg का मास है, ठीक है ना। देखो, if 2 kg mass, if 2 kg mass is displaced by, if 2 kg mass is displaced by 4 meter, if 2 kg mass is displaced by 4 meter towards right, if 2 kg mass is displaced by 4 meter towards right, then by what distance, then by what distance 4 kg mass
should be displaced, what distance 4 kg mass should be displaced so that the center of mass remain at same position. सॉरी 2 kg को डिस्प्लेस किया था ना पहले, क्या स्टेटमेंट लिखे थे पहले किसको डिस्प्लेस किया था 2 kg ना, तो देन बाय व्हाट डिस्टेंस 4 kg मास शुड बी डिस्प्लेस सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन एट, शॉर्ट में सीएम लिख लिया, so that CM remain at same position. CM remain at same position. समझ में आ रहा है ना? अभी क्वेश्चन बोला कि अब इसको अगर जिसको ये टेक्निक पता नहीं रहेगा ना, कम से कम बहुत टाइम लगेगा उसको, कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 5 मिनट तो एटलीस्ट लगेगा, अगर नॉर्मल मेथड से एक्सेस बना के वो करेगा तो, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, इधर ध्यान दो, हो गया ना। देखो तो बच्चों आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना होगा, तो मैंने मान लिया कि राइट की तरफ डिस्प्लेस किया जाएगा तो प्लस, और लेफ्ट की तरफ किया जाएगा तो माइनस। तो बच्चों इस फॉर्मूले को देखो क्या बोला है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। डेल्टा एक्ससीएम क्या होगा, 0, तो 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 kg में चेंज किया है, कितना किया है, तो राइट वाले को प्लस मान रहा हूं, तो 2 इंटू कितने से किया है बच्चों, डेटा बताओ, 4 से, तो 2 इंटू 4 राइट में हुआ है इसलिए प्लस लिख रहा हूं, क्योंकि एक डायरेक्शन तुम अपना मान लो, मैंने राइट को प्लस मान लिया, कोई लेफ्ट कोई माने तो कोई बात नहीं, बस वो समझे सही से, तो मैंने राइट को प्लस मान लिया। अब दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना था, दूसरा वाला कितना होगा, 4 इंटू डेल्टा x2, और बच्चों ये नीचे कितना आएगा 6, क्या फर्क पड़ता है 0, तो कितना देखो -8 इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा x2। तो बच्चों ये कैंसिल करोगे, डेल्टा x2 कितना आएगा -2, माइनस आया, तो किधर शिफ्ट करोगे, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, और कितना शिफ्ट करोगे 2 सेंटीमीटर, खत्म हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत हैंडी फॉर्मूला है ये। डेल्टा एक्सियम 0 इसलिए किया बेटा क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए डेल्टा एक्सियम मैंने 0 किया। आ जाओ बेटा, हाँ इतने से अगर लेफ्ट की साइड कर दोगे 4 kg को, तो देर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर इतने से आप लेफ्ट में कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घबराना मत। आगे चले, आगे चलो एक और क्वेश्चन। बच्चों दो मास है, एक 4 kg है, ये 6 kg है, ठीक है। लिखो लिखो 4 kg में डायग्राम बना लो, देखो फिर 4 kg मास इज डिस्प्लेस्ड बाई 4 kg मास इज डिस्प्लेस्ड बाई 4 kg mass is displaced by 2 centimeter. 4 kg mass is displaced by 2 centimeter towards left. Towards left. Then by what distance? Then by what distance? 6 kg mass should be displaced. 6 kg mass should be displaced such that center of mass लिख लो, such that center of mass shift by 1 centimeter, such that center of mass shift by 1 centimeter towards right. पेन बंद कर दिया था कि बोला जाएगा कि नहीं शिफ्ट हो, so that center of mass shift by 1 centimeter towards right. कौन बेटा, डेल्टा एक्स है, अब की बार चेंज हुआ है ना डेल्टा एक्स में,
पिछली बार नहीं हुआ था। फिर से वही फॉर्मूला। करंट समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं है इसके अंदर, निपटा दो तुम लोग। बाकी ये क्वेश्चन अगर अपने फ्रेंड्स को दे दोगे पागल हो जाएंगे सब। बच्चों देखो कर लोगे ना, देखो इधर ध्यान से। डेल्टा एक्स हम राइट में शिफ्ट किया कितने से, एक से ना, एक से शिफ्ट किया है। तो बच्चों डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, +1। राइट के शिफ्टिंग को प्लस मान लो। आपकी बार डेल्टा एक्स जीरो नहीं होगा क्योंकि बोला है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करना है। जो भी आया आंसर मेरे को डेटा बता दो। डेल्टा एक्सियम कितने शिफ्ट हुआ है, एक से 4 kg को कितने शिफ्ट किया है, -2। करेक्ट बच्चों, 2 से किया है लेकिन माइनस में किया है ना, तो -2 बेटा, +6 इंटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई 10। खत्म कर दो उसको, मल्टीप्लाई करो उधर। 10 - 8 +6 डेल्टा x2 तो कितना आएगा बच्चों, 18/6 -18 प्लस आएगा, हाँ, इज इक्वल टू डेल्टा x2 प्लस आएगा, प्लस आएगा। कितना आएगा डेल्टा x2, 3। तो किधर करोगे शिफ्ट, राइट में, तो प्लस आया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। बहुत मतलब ये बता ढंग का न्यूमेरिकल है ये, मतलब बहुत लेवल का न्यूमेरिकल है ये। लेकिन ये वाला ट्रिक हम लोगों ने डेवलप किया है, अदरवाइज करने का तरीका वही पुराना वाला है, लेकिन इससे बहुत आसान हो जाता है चीजों को अगर समझोगे तो। हाँ कोऑर्डिनेट वाला, एक्सिस मानते हैं फिर पहले निकालते हैं बाद में निकालते हैं। समझ आया, क्लियर है? बच्चों 3 मास ले लो, मैं कराऊंगा नहीं न्यूमेरिकल, लेकिन बस तुम्हें बता रहा हूँ। 3 मास ले लो, क्वेश्चन बना दे। तीन तीन मास रख के बोले इस वाले को इधर शिफ्ट कर दिया, उस वाले को उधर कर दिया, उस वाले को उधर, करने दो। बस तुम डेटा पुट करते जाओ, एक अननोन होगा निकाल लेना। या तो डेल्टा एक्स को पूछेगा चेंज नहीं हो रहा है, या तीन में से किसी को चेंज, 3 आ जाए 4 है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक अननोन होगा वही छोड़ देना, बाकी सबकी वैल्यू लेफ्ट राइट देख के डाल देना। क्लियर, कॉन्सेप्चुअली क्लियर बच्चों? ये बहुत आसान है, याद रखना। आओ आगे चलें, आगे चलें, सबको ठीक है? आओ एक क्वेश्चन पर। घबराना मत, मैं हूं। इधर एक्स एक्सिस है बच्चों, इधर वाई है, और इधर जेड है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये जो पीछे के 4 हैं, देखो इसके 4 कॉर्नर हैं, इन सब पे मास रखा है एम। ये क्यूब है बच्चों, क्यूब है, साइड ए, क्यूब है ये, इसका साइड इक्वल टू ए। ठीक है, और आगे के जितने भी हैं, आगे के जितने भी हैं उनका मास है 2m। बच्चों एक बात मुझे बताओ इससे पहले, कि अगर सर्कल है, एक सर्कल है इस तरह से, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बीच में एकदम सेंटर में, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक स्क्वायर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में। रेक्टेंगल है, ज्योमेट्रिकल सेंटर में। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर यूनिफॉर्म है सब चीज, तो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है ना सर, ये बस बेसिक सी बात थोड़ी सी। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस क्यूब। इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास निकालना है, निकालो। कोऑर्डिनेट लिख लोगे, 3D कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपकी बात, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक्ससीएम भी निकलेगा, वाईसीएम भी निकलेगा, जेडसीएम भी निकलेगा।
सबका कोऑर्डिनेट बताओ, चलो चलो चलो, तुम लोग सुस्त पड़ रहे हो, बताऊंगे। इसका बताओ बेटा, थोड़ा जूम कर लेते हैं लिखने की जगह पे। चलो इसका बताओ, 0,0, इसका बताओ 0,0, बताओ हर्ष। बेटा जेड एक्सिस पे है ना, 0,0, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। ये एक्स देखो कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका एक्स आएगा और जेड आएगा, वाई नहीं आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट सर क्या ए आएगा? कॉमा जीरो कॉमा ए। A,0, बेटा इसका बताओ। ए कॉमा जीरो। करेक्ट, A,0,0। बेटा इसका बताओ, ये एक्स वाई प्लेन में है, ए कॉमा जीरो। A,A, फिर और कौन सा रह गया? हाँ, इसका बताना, इसका इसका बताना, इसका ये वाई जेड। तुम प्लेन देखो, जिसको क्लैरिटी नहीं है प्लेन देखो, ये किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है ना, तो इसका वाई और जेड जीरो नहीं होगा, बाकी एक जीरो होगा, तो इसका कितना होगा? 0,A, फिर कौन सा रह गया? इसका इसका बताना, ये वाई एक्सिस पे है, 0,A, फिर और कौन सा रह गया? ये रह गया, ये तीनों के बीच में है, A,A, इसका कोऑर्डिनेट आएगा A, कुछ नहीं करना, मेहनत करो, कुछ नहीं करना, मेहनत करो, शुरू करो। करो करो करो, आलस मत दिखाओ, करो। अरे वर्बली कर लो थोड़ा सा, जो जीरो जीरो है उनको मत करो। जब बच्चों वर्बली करो, सब लिख के मत करो, टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें एक्सीएम निकालना है तो देखो किसका किसका एक्स है, उसका लिखते जाओ बस। M×A, ऐसे चलो पीछे वाले को चारों को चेक करो पहले, पीछे वाले चारों को चेक करो, तो उसमें 2 बार M×A आएगा। आगे वाले चारों को चेक करो, तो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 2×M, और तुम और डायरेक्ट चाहो तो कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा लिख दिया। तो आगे कितना हो गया? 8, आगे कितना हो गया? 8M, और पीछे कितना हो गया? 4M, तो नीचे कितना आएगा? 12M। क्या हुआ रुद? नहीं, 1A/2 आएगा। बेटा सही से जोड़ो, MA 2MA, और 2MA+2MA 4MA, 6MA आएगा ना। बेटा 8 कैसे आएगा? बोलो बोलो, क्या हुआ रुद्र? समझ में आया तुमको? जिसका जिसका एक्स पीछे, पहले पीछे के चार को देखो, फिर आगे के चार को देखो, जिसका जिसका एक्स जीरो नहीं है उसको लिखो, बाकी को छोड़ दो। तो कितना आएगा? तो इसका आएगा बच्चों A/2, YCM निकालो। सबका देखो जीरो जीरो, जिसका है मत लिखो उसको, जिसका जीरो के अलावा उसको लिखो। पीछे में चार को देखो, पीछे में चार को, तो पीछे के चार में Y2 का आएगा बस, तो फिर आएगा 2MA, 2 का है तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। आगे वाले में देखो किसका किसका वाई बचा है, इसका और ऊपर वाले का, तो कितना होगा? 2×2MA, 4MA अपॉन 12M, तो कितना आएगा? A/2, ZCM निकालो। बस हो गया, नहीं आएगा A/2, करो। जेड का कितना है? 2/, जेड का सेम नहीं आएगा, यही तो जीवन का धोखा है। अंशिका क्या हुआ, नहीं आ रहा है? क्या बेटा, ये वाला 4MA कैसे आया? बेटा देखो, इधर वाले आगे वाले को देखो, आगे वाले चार को, इसमें इसका कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को देखो बस अब। तो 2M×A, इसका तो आएगा नहीं, इसका भी नहीं आएगा, इसका आएगा, तो बेटा इसका है तो 2M×A, तो 2M×A और 2M×A 4M, ये 4MA आ गया, और ये पीछे वाले से आया। बताओ ZCM,
2/3 है। जेडसीएम जल्दबाजी नहीं बच्चों, धोखा कहीं भी हो सकता है। जेडसीएम कितना आएगा 2/3 है या 2a/3, आराम से हो गया। इसका एक और मेथड, एक और हो जाए। हाँ शॉर्टकट, एक और मेथड था इसको, इधर ध्यान दो। एक और मेथड इसका क्या था बच्चों, देखो अगर ये सामने वाले वॉल, जैसे दो वॉल है जूम करो, एक वॉल जो यहाँ है पीछे मेरे और एक आगे है, तो आगे वाले चारों मास को देखो 2m 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 2m, तो उन चारों का जो सेंटर है वो बीच में होगा क्या, बीच में होगा। और पीछे वाले वॉल जो है इन चारों का सेंटर भी बीच में होगा। तो एक बात मैं बोल सकता हूं, जैसे अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर वाली जेड एक्सिस है जो आपकी तरफ जा रही है, तो बच्चों एक बात पता चला कि ऐसा सिचुएशन बनेगा, थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि जेड एक्सिस पे सारा मैटर बचेगा, क्योंकि एक्स और वाई तो हमेशा एक्स और वाई दोनों a/2 हो जाएंगे। कैसे a/2 हो जाएंगे, विजुअलाइज करके देखो इधर ध्यान से। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्स, इधर ऊपर वाई एक्सिस ले लो, और ये सामने आपके क्या है जेड एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स क्रॉस वाई जेड, ठीक है, ठीक चल रहा है। अब देखो क्या होगा कि इस चारों मास का, यहाँ जो चारों मास है उसका सेंटर यहाँ पे आया, यहाँ पे आएगा, मतलब ये बीच में आएगा, इस वॉल के बीच में आएगा। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट जरा लिखना तुम, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो अगर बीच में आएगा तो एक्स एक्सिस पे a/2, और वाई एक्सिस भी कितना आएगा a/2। बीच में आने का मतलब क्या है, इस स्क्वायर के बीच में आया ना, तो इस स्क्वायर के बीच में आया, और ये स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो a/2 और a/2 होगा, पक्का ना। तो एक्स वाई के बारे में, अच्छा इसका भी और उसका भी चेक करो, a/2 और a/2 होगा, क्योंकि वहां भी देख लो चार मास है, उनका सेंटर बीच में होगा, तो बीच में, तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस निकालोगे a/2, और वाई पे जो डिस्टेंस निकालोगे a/2, तो उसका भी a/2 होगा। तो बच्चे जब दोनों का a/2 और a/2 है, तो यहाँ पे टोटल मास रखा होगा 4m, और वहां पे टोटल मास रखा होगा 8m। 4m कैसे, m चार थे, पीछे 2m चार थे, 8m हो गए। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या आया, a/2 कॉमा a/2, और जेड में बताओ क्या आएगा कोऑर्डिनेट, जेड में कोऑर्डिनेट उसका क्या आएगा, अरे वो तुम आंसर मत बताओ भाई, ए आएगा। अरे इस वाले फेस से उस वाले फेस की दूरी कितनी है, वही तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। तो जेड, पक्का चल रहा है कुछ, हर सब बाउंसर यार करोगे क्या, ठीक है। तो ए होगा ना, अरे फील करके देखो ए होगा कि नहीं होगा, पक्का देख लो। बच्चों क्यूब के दो साइड के बीच में क्या डिस्टेंस है, जैसे ये पीछे देखो, ये वाली साइड, ये वाला जो फेस है और वो वाला जो फेस है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ए है ना, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट एक का कितना होगा, इस वाले का जेड कोऑर्डिनेट एक्स और वाई तो दोनों का a/2 और a/2 होगा, उस वाले का जेड कोऑर्डिनेट ए होगा, और इस वाले का, इस वाले का बताओ 0। बेटा ये एक्स वाई प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में है ना, फील नहीं हो रहा है, अरे थोड़ा मेहनत करो, शॉर्टकट निकले, बुद्धि चलाओ, बुद्धि जागृत करो बुद्धि को, नहीं हो पा रहा है। अरे वो तो कर लियो, उससे कर लियो, लेकिन जीवन में आगे भी तो कुछ जाना है। ये 0 कैसे आया ना, हाँ क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन जो नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। बेटा ये वाला बॉल था, तो ये वाला बॉल एक्स इधर है, वाई इधर है, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल इस वाले प्लेन में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो बेटा इस वाले प्लेन का, इस वाले प्लेन का कोई भी पॉइंट हो, उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। और बेटा इस वाले प्लेन से उस वाले प्लेन की दूरी कितनी है a/2, सॉरी ए है, बेटा क्यूब है ना, ए है, तो बेटा उस वाले पॉइंट का, तो इस एक्सिस पे जितना, इधर जेड एक्सिस है, इस पे जितना चलोगे वही तो ए है, वही तो मतलब जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां से मुझे वहां जाना है, तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा ए। तो बच्चों देखो इसका ए आया, तो देखो यहाँ पे 0 आएगा और इसका ए आएगा, ये क्लियर है, सॉरी यहाँ 0, ये क्लियर है।
तो बच्चों अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्स वाई चेंज नहीं होंगे, कॉमन सेंस से भी। सुनो इधर, एक्स वाई चेंज क्यों नहीं होंगे? कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से कैसे? अगर दो चीज सिमेट्रिक है तो उसका सेंटर हमेशा इसी लाइन पे पड़ेगा। जैसे अगर एक दो रूम है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ए बाई यहाँ बीच से एक रॉड ऐसे डाल दो तो उसी रॉड पे सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, एकदम बीचों बीच रॉड डालो, इस पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास बीच में पड़ेगा। समझ रहे हो? विजुअलाइज विजुअलाइज विजुअलाइज। अब देखो मुझे एक्स वाई को निकालने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट मैं जेड निकालूंगा। तो जेड का फॉर्मूला क्या? मुझे यहां से सेंटर ऑफ मास उसका चाहिए, जेड सी एम। मैं पढ़ा के मुझे पता है बच्चों, मैं पढ़ा के खुद सीख रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है जीवन। टोटल मास कितना है? 12 है। मतलब ये क्वेश्चन अगर ढंग से बात करें तो मेरे लिए एक लाइन का था। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? देख लो, कैंसिल करो, 2/3। एक लाइन से ज्यादा का नहीं था। जिसको विजुअलाइज हो गया उसके लिए क्वेश्चन एक लाइन का था। कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें? इस जेड 4m से चाहिए था ना, विजुअलाइज करो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? विजुअलाइज तो करना आप ही को पड़ेगा। हाँ मैं मदद, हाँ फिर से समझाएंगे नेक्स्ट क्लास। लेकिन एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह। धरो मैं 2 घंटे की क्लास, परेशान मत, घबराओ मत। अरे अभी इससे पहले तक तो घबराहट नहीं हुई थी ना, जो हुई थी इससे पहले, इसमें हो गई, कोई बात नहीं। अब थोड़ा लेवल को कम करते हैं, लेवल को कम करते हैं, घबराहट को कम करने के लिए लेवल को कम करते हैं। पिछला वाला थोड़ा ज्यादा लेवल का क्वेश्चन हो गया, अब कम करते हैं लेवल। इधर ध्यान दो, एक स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है इसके अंदर शेप में है क्या? है, एक स्क्वायर पिरामिड है। ये तो बेकार सा लग रहा है मेरे को बहुत। स्क्वायर पिरामिड है ना, इसका बेस तो स्क्वायर है। अरे 3D में कैसे दिखाएगा भाई? हाँ मेरे को भी लग रहा है यार, मैंने सोचा। हाँ कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूँ, बाकी गुस्ताखी माफ, बाकी ईश्वर की इच्छा। कुछ कुछ दिख रहा है? अब मेरे को ये पता नहीं दिख रहा है नहीं, तुम्हें देखना पड़ेगा इसको। तुम्हें जैसे मन करे वैसे देख लो। ये इसके सेंटर से ए हाइट ऊपर एक मास एम रखा हुआ है, फील हो रहा है? हाँ, फिर ये 4 पॉइंट है, एम 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 और एम। ठीक है ना? तो देखो मैं करके बता रहा हूं, तुम लोग मत करो, मैं करता हूं। देखो एक तो तरीका है कि तुम कोऑर्डिनेट लिखो। एक तरीका क्या है कि नीचे वाला जो बेस है उसका टोटल मास कितना है? 4m, और वो इसी लाइन के सेंटर पे पड़ेगा क्या? मतलब बाई सिमेट्री बोल सकता हूँ, बाई सिमेट्री बोल सकता हूँ, गधे, बाई सिमेट्री बोल सकता हूँ कि ये बीच में पड़ेगा। बच्चों इन चारों एम मास को यहां पे मैं रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? एक बार बताओ, रख सकता हूँ नहीं? बाई सिमेट्री यार, एक स्क्वायर के 4 पॉइंट पे 4 मास बराबर रखा है तो उनका सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होगा। अरे समझ में आ रही है बात? ये 4 मास है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बीच में, बीच में होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह से इनका सेंटर ऑफ मास बीच में आ गया तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। देखो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा कहीं, कैसे बोल सकता हूं? बाई सिमेट्री बोल सकता हूं कि नहीं? इसी लाइन पे लाई करेगा। तो इसी डायग्राम को थोड़ा ऐसे बना लूं, ऐसे बना लूं, यहाँ 4m हो गया, यहाँ m हो गया, और इनके बीच में दूरी कितनी है? a। तो इसके बेस से सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो फॉर्मूला अभी पढ़े हो R1 का, R1 का फॉर्मूला पढ़े हुए नहीं? तो R1 का फॉर्मूला क्या होता था?
m इंटू ए अपॉन 5m टोटल मास। अरे m2 लेते थे जब r1 निकालते थे तो m2 लिया ना m, तो इसका आंसर कितना गया a/5। बच्चों यही काम मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले 4 स्क्वायर आगे थे, उनका सेंटर बीच में मान लिया, और पीछे 4 स्क्वायर थे, उनका सेंटर बीच में मान लिया। तो एक बात मैं बोल सकता था कि जब कभी भी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा जो इनको ज्वाइन कर रहा था। तो मुझे तो ये पता चल गया था कि अगर इसी लाइन पे लाई करेगा तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा a/2 आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी हमेशा a/2 आएगा, क्योंकि इधर से दूरी a/2 आएगी और ऊंचाई भी a/2 आएगी। तो मुझे बस जेड चेक करना था। तो अब जेड के लिए क्या होता है, 8m इधर 4m इधर, और फिर उनके बीच में दूरी कितनी थी a, तो यहां से दूरी निकालता तो वही फार्मूला लगा देता डर, ये वाला। बाकी ईश्वर मालिक है, देखो तुम्हें, लेकिन ठीक है फिर भी। अरे ठीक है नहीं ये, अब पिछले वाले से तो ये ठीक है ना, अरे पिछले वाले से ठीक चल रहा है ना ये। आगे चले। अरे ऐसा कर मत करो लीजिए करण, सर। क्या क्या यार, मतलब तुम लोग सर छोटी सर छोटी। चल रहा है सर। ये लिखो, ये लिख बनाओ, ये वाला तो बना लो भाई। यस सर। इस देखो ट्रिक बताता हूं, स्क्वायर को तिरछा बनाना, स्क्वायर को तिरछा बनाना, तिरछा बनाने के बाद सेंटर पे चले जाना और एक लाइन ऊपर खींचना, लेकिन ध्यान देना इसके कॉर्नर से पास ना हो। लाइन ऊपर की तरफ बनाना, लेकिन ध्यान देना इससे कॉर्नर से पास ना हो, कॉर्नर से पास ना हो, ऐसे पॉइंट ऊपर बना देना, फिर इन चारों को ज्वाइन कर देना, तो लगभग बन जाएगा वैसा। अनुभव, थोड़ा स्क्वायर टेढ़ा बनाओ, बीच से पॉइंट उठाओ लेकिन कॉर्नर से पास नहीं, फिर ऐसे मिला देंगे। घबराओ मत, मैं हूं तुम लोग के साथ। बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत। आगे चलें, चलो 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 चलो। फिर ये वाला ड्राइंग ऊपर वाला बना लेना इसी में, ये वाली जो चीज है। हाँ मैं दे रहा हूँ। हो गया। हो गया बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, एंजॉय करो, एंजॉय, रोटेशन है, अभी तो शुरू हुआ है। लेकिन देखो, एक बात का सबको पक्का ये करना पड़ेगा, प्रॉमिस की आज जो पढ़ा है आज जाके रिवाइज करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है इसमें, बहुत कहानी डिफिकल्ट होती जाएगी। और कम से कम जो विजुलाइज नहीं हुआ उसको ट्राई करना विजुलाइज करने का, रूम में कमरे में सोचना अपने कि क्या हो रहा है, पॉइंट वहां रखा है, पॉइंट यहाँ रखा है, एक्स वाई जेड मान के कोऑर्डिनेट कुछ सोचना उसके बारे में कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आगे चलें। आगे चले बच्चों ना, आओ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुरा मान जाएगा। किसका?
तुम राज का देख के बोल रहे हो? गधे। बच्चों इसमें 3 स्क्वायर है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन है। ठीक है ना। हर स्क्वायर की जो साइड है बच्चों ए है। हाँ चलो कोई बात नहीं, मान लो, बाकी डायग्राम में नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग एज्यूम कर लीजिए ए है। बच्चे सॉलिड है, ये पूरा का पूरा सॉलिड है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ, फाइंड द सीएम ऑफ दिस लैमिला या दिस सीट, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सीट। कुछ नहीं दे रखा, बस इतना ही दे रखा है, मास वास कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं करना। एक का मास m मान लो, अरे लास्ट में m कट ही जाता था ना, m मान लो एक, शुरू कर दो। अरे सुनो इधर ध्यान से, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं चल पाओगे। ओके ओके, एक काम करो, पहले एक्सिस बनाओ, पहले एक्सिस तो बनाओगे। शॉर्टकट से परेशान हो गए तुम लोग, तो एक लॉन्ग कट कर लेते। अभी ये दूसरे टाइप के प्रॉब्लम की स्टार्टिंग है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शॉर्टकट सीखना है, शॉर्टकट सीखना चाहिए, लेकिन लॉन्ग कट सीखने के बाद, मतलब आपको अटैकिंग बैटिंग आनी चाहिए, लेकिन डिफेंसिव डिफेंस अच्छा होने के बाद। समझ रहे हो कि नहीं, डिफेंस अच्छा हो उसके बाद आप अटैकिंग बैटिंग कीजिए, लेकिन ये नहीं कि जहां ज्यादा स्विंग हो, ज्यादा स्पिन हो, आप खेल ही ना पाए, क्योंकि आपका डिफेंस ही नहीं है, हर समय मारे जा रहे हैं। डिफेंसिव डिफेंसिव प्ले जरूरी है। एक का मास मान लो बच्चों, इसका इधर ध्यान से सुनो। बच्चों एक बात बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले का सेंटर यहां पे होगा, इसको C2 मान लो। इस वाले का सेंटर यहां पे होगा, स्क्वायर की बात कर रहा हूं। अरे बीच में होगा ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर उनका सेंटर होता है कि नहीं होता है, और इस वाले का सेंटर भी बीच में होगा, C3। पक्का। तो इस C1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, चलो इसको ऐसा करो 4a ले लो, राज का गणित फेल कर दे। ठीक है। अरे मान लो मैंने दिया है यार, 4a ले लो, स्क्वायर की साइड 2a कर दो। अरे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आसान तुम्हारे ऊपर कृपा। चलो 4a हो गया, इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, कितना होगा। पक्का सबको क्लियर है, तुम लोग आधा आधा कर दे रहे हो ना बस। बहुत अच्छे, कुछ नहीं कुछ। ठीक है। इसका कितना है का, अरे ये समझ में आ रहा है, एक कमा एक क्यों होगा, क्योंकि इस वाले का सेंटर है, इस वाले का सेंटर क्या होगा, 3a, अच्छा किसी को डाउट है तो बता देना मुझे। बेटा इसको 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट मान, हमारे पास फॉर्मूला तो m1x1 प्लस m2x2 है ना। इस अगर मास फैला हो तो कोई फॉर्मूला नहीं था ना, तो इनको इनके सेंटर से रिप्लेस कर देंगे। जैसे इसका जो भी मास होगा उसको यहाँ पे रख देंगे, और इसका जो भी मास होगा उसको यहाँ रख देंगे। तो कोऑर्डिनेट बेटा इसका सेंटर बीच में होगा ना, एकदम बीचों बीच। बेटा ये पूरी दूरी 2a है, तो आधा दूरी कितना होगा a, इधर भी 2a है, तो आधा दूरी कितना होगा a। तो बेटा ये पूरा 2a है और ये a है, तो मिलकर कितना हो जाएगा 3a। हर्ष ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a, 3a। राम ठीक चल रहा है, यस सर, कंफ्यूज। सर अभी समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा तो। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में इसको। सर मतलब समझ में आ गया था देख के कि सबसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले पोर्शन में क्या करना था, कि जैसे उसको m लेके 3m लिया शुरू उसके करो, बाद। एक्सट्रीम निकालो। चलो 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 चलो, m इंटू ए, m इंटू ए, m इंटू 3 अपॉन टोटल मास 3m। एक का मास m मान ले, टोटल m मास कितना हो गया 3m, तो कितना आ गया 5 बाई
वाईसीएम निकाल लो। वाईसीएम भी वही आ रहा है? आ रहा है ना वाईसीएम? नहीं आ रहा है? अच्छा, पक्का कर लिया ना? ऐसे बोल तो नहीं रहे बस ऐसे ही सर को? फील कर लिया? फील बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? फिजिक्स में, फिजिक्स सब्जेक्ट डिफिकल्ट थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि उसमें केवल आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, पहले विजुलाइज करना है फिर न्यूमेरिकल करना है। फील करना होता है फिजिक्स में। पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसको आंख बंद के फील करो कि भाई हो क्या रहा होगा, तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत होगा। एग्जाम सेंटर में आंख बंद करो, बोलो बेटा क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं कर, हमारे सर ने कहा था कि पहले फील करना, ऐसे नहीं करना। आगे चलें, आगे चलें। एक और कर लो। क्या हो गया है तुम लोग को? अभी तो पूरे 20 मिनट बाकी है मेरे। अरे क्या हो गया, 20 मिनट बाकी है अभी पूरे। अरे 2 ही क्लास। बेटा इतना आराम से नहीं कि पूरा साल निकल जाए, ज्यादा आराम। अगले साल में तो फिर अगले साल का सिलेबस भी तो है। ओ, ये बात मैं समझ नहीं पाया। अगले साल का सिलेबस मतलब अगले साल। हाँ। सर टी फॉर टाइम अप, अब जाने का टाइम हो गया है। नहीं, इतना जल्दी नहीं होता है टाइम। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। कितना? ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर है। बोल रहे हो तो बात मान ले रहा हूं। ये वाला 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? और पूरा का पूरा ये सीट है, मेटालिक सीट है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सीट। करो, मैं बता, अरे मैं हूं ना, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं, मैं कराऊंगा। रोटेशन की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, मैं सच बता रहा हूं। नहीं तो अगली क्लास से उसको लगेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ जो आए हैं उनको पहली क्लास में लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, और जो नहीं आए हैं उनका क्या हाल है? तो सर अगली क्लास ऑफलाइन ही बैठना पड़ेगा सर। हाँ, बहुत जरूरी है। बेटा रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जीवन, मतलब अगर रैंक चाहिए भाई तो रोटेशन चाहिए, ऐसा समझ। अगर कभी टॉपर बनने का एम है तो रोटेशन भाई बहुत है। जब तक रुक जाओ तुम लोग, बना के क्वेश्चन मेरा वेट करो, नहीं कर पाओगे। वेट। फील कर लिए? क्या फीलिंग आई तुम्हारी, बताना। अच्छा, तुमने फील किया कि नहीं हो पाएगा? देखो इधर ध्यान से। बच्चों इधर मत करो, मत करो, मत करो, रुको। मत करो, मत करो। हो जाएगा ठीक है, लेकिन मत करो। तुम ज्यादा मेहनत कर दोगे, मैं इसको कम मेहनत में करना चाहता हूँ। इधर 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 देखो। अच्छा एक बात देखो, इधर ध्यान दो सब लोग, कि बाई सिमेट्री ये बोल सकता हूं कि जब कभी भी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। बोल सकता हूं बाई सिमेट्री, पक्का? तो बच्चों एक काम करता हूं ना, x = 0 यहीं पे मान लेता हूं। अरे रुको तो, देखो x = 0 यहीं पे देख लो, ये x हो गया, हो गया ना?
YCM ऐसे हो जाएगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, YCM हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका, अच्छा ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का सेंटर भी उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताना। तो ये टोटल 6 है, तो एक वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा, 3,0, सॉरी 0,3, 0,3। क्यों, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, आर्यन समझ में आ रहा है, 0,3। इसका इस वाले का सेंटर बीच में होगा, इस वाले का सेंटर बीच में होगा। तो बेटा यहां से लेके यहां तक की 6 दूरी है, ये 2 है तो इसका आधा, एक, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, जानबूझ के लिए आया बीच में, क्यों, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, केवल वाई करना है। लेकिन लेकिन रुको, धुरंधर रुको, क्या ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, क्या क्या ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, तो दोनों का मास सेम नहीं ले सकते। समस्या तो यहां भी है, एक रहे तो आदमी डील करे। ये कोऑर्डिनेट लिख लिए लेकिन दोनों का मास सेम नहीं है, तो कैसे निकाले, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, डेंसिटी जानते हैं आप लोग, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट। तो बच्चों ये दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, तो इनका मास पर यूनिट एरिया मान लो सिग्मा है। अब तुम लोग बोलोगे नया सिंबल आ गया सर, प्रॉब्लम नहीं। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, इधर सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, ए इधर ध्यान दो, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया होता है। तो मान लो कि इसका दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, तो इनका जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है। सरफेस मास डेंसिटी का मतलब एक यूनिट सरफेस एरिया का कितना मास हो। और जो डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी बताता है अगर मास वॉल्यूम डेंसिटी हो तो एक यूनिट वॉल्यूम का क्या मास होगा। सरफेस मास डेंसिटी है तो क्या बताएगा, ये क्या है, सरफेस मास डेंसिटी। इसका यूनिट, अरे समझ रहे हो बात को, जैसे अगर मैं लिखता हूं 4 kg, सरफेस मास डेंसिटी 4 kg पर मीटर स्क्वायर है, एग्जांपल समझो, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया जाएगा तो वो 4 kg का होगा। तो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कितने का होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर यहां पे बच्चों मैं सिग्मा मान लेता हूं इसका, कि लेट द सरफेस मास डेंसिटी बी सिग्मा, मान लिया, तो ऊपर वाले का मास m1 का मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 इंटू 8, मत कन्वर्ट करो यूनिट कट जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहा हूं। तो इसका कितना आएगा 16 सिग्मा, नीचे वाले का मास कितना आएगा, m2 विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 इंटू 6, यानी 12 सिग्मा। अब लगा दो m1 x1 m2 x2, सिग्मा खत्म हो जाएगा। करो करो करो, सब सीखते जाना सीखते जाना, कोई बात नहीं। फिजिक्स का बता दे, नहीं हो पा रहा है, नीचे टोटल सिग्मा ऐड कर देना, 28 सिग्मा। कर लो, जो आएगा वो आंसर है, एक्सीएम इसका 0 आएगा, वाईसीएम इसका जो आएगा वो आंसर है।
जो भी है कितना आ रहा है बच्चों बता देना बस। सिग्मा कट जाएगा। ठीक है, 37/7। एक होमवर्क ले लो खुद करना, तुम करोगे। देखो यहाँ सिमेट्री मिल गया, कई बार सिमेट्री नहीं भी मिलेगा तो परेशान मत हो। चले आगे चले। टायर्ड टायर्ड। अरे हो गया था ना वो, हो गया था। ठीक। इसका रेडियस है, हाँ होमवर्क, 2 सेंटीमीटर। इसका ये जो कर्व पार्ट है इस रेक्टेंगल का उसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है ना। इतना पार्ट इसका नेग्लेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब तुम परफेक्ट मान के करना है इसको। बाई सिमेट्री बोल सकते हो ना कि बीच में ही पड़ेगा, तो वही एक्सिस मान लेना, सॉल्व करके आना। सिग्मा विग्मा मान लेना, सिग्मा विग्मा मान लेना सब। बच्चों पढ़ा जो समझ में आया, पढ़ा जो समझ में आया। लेकिन एक बात याद रखना पक्का, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रिवाइज जरूर करना है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन बताया था ना कि इसको उधर मूव किया उसको उधर मूव किया, सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, वो आप अपने फ्रेंड्स को भी देख के चैलेंज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, जाओ रेस्ट करो। लेकिन बच्चों रोटेशन की क्लास है, प्रोसेसर ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैं जल्दी थोड़ा सा 10 मिनट पहले रेस्ट दे रहा हूँ। सुनो एक बात मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ सर की तरफ, क्योंकि मुझे रोटेशन जल्दी खत्म करना है। ध्यान आपका क्या सिचुएशन है बेटा, आ सकते एक्स्ट्रा क्लास अगर मैं कोई दिन डिक्लेयर कर दूं? आप अपना स्लॉट बता दो मुझे, मैं देख लूंगा इवनिंग में या कब खाली होते हो। सैटरडे का बताओ क्या। नहीं कल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, अगले सैटरडे कर लूंगा। सर सर एक्स्ट्रा क्लास अगर आप ले रहे हो तो फिर सर सैटरडे, आप एक मिनट काम, सैटरडे। एक मिनट बेटा, हाँ। अच्छा सैटरडे को 6 से पहले पहले है। नहीं नहीं कल का नहीं, कल तो टेस्ट दोगे ही। सही बात है, लेकिन एक काम करना तुम लोग, टेस्ट किसका बोला था मैंने, टेस्ट लॉज ऑफ मोशन किसका, लॉज ऑफ मोशन का। तो आप लोग आके टेस्ट दे दीजिएगा, पहले 3:30 पे आ जाइएगा, टेस्ट दे दीजिएगा, 4:30 से क्लास स्टार्ट कर देंगे। नहीं मुझे बहुत, हाँ एमसीक्यू, रिटर्न नहीं एमसीक्यू, लेकिन कंडीशन सुन लो, +3 - 1। नहीं 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 ये क्या बात, ये कोई बात नहीं है, ये नहीं, ये मेरा मेरा टर्म चलेगा, +3 और -1। नहीं +3 - 1 टेस्ट होगा, +3 - 1, 15 क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी से हो जाएगा 1 घंटे में, फिर देखेंगे क्लास शुरू कर देंगे। क्लास देखते हैं, अभी ट्वेल्थ वाले अगर कल जिंदा बच जाएंगे तो उनका भी कुछ कर लेंगे, लेकिन मुझे कल बहुत उम्मीद कम है उनके जिंदा से। एक मैराथन क्लास है तुम लोग की 12 से, और 2 टेस्ट है, फिर उसके बाद फिजिक्स के लिए जिंदा बचोगे तुम लोग।
चलो ठीक है राम, अब बोलो बेटा क्या बोल रहे थे? राम, राम सर बताओ बेटा। सर मैं कह रहा था सर, सैटरडे को आना मेरा 3:30 बहुत आ जाना। दिक्कत होती है, क्योंकि सर सैटरडे को मेरी डबल डबल क्लासेस होती हैं मैथ्स की। अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करना, टेस्ट तुम नेक्स्ट डे दे देना, राम के साथ कोई पेपर शेयर नहीं करेगा, नहीं तो मेरे सर से नहीं डबल सर, मेहनत मत सर करवाना। सर मैं कह रहा हूँ कि जो वो क्या कहते हैं, आप क्लास एक्स्ट्रा क्लास। क्लास के लिए कह रहे हो, उसको हाँ या तो आप 6 o'clock के बाद रखो, या फिर अच्छा, 3:30 से पहले पहले रख दीजिए। यहाँ पे एक बच्चे का 6 o'clock का इशू है, चलिए ठीक है। अरे रुको, कल टेस्ट का पहले कंफर्म करो, डाउट है तो। टेस्ट कंफर्म है, क्लास कैंसिल हो सकती है लेकिन टेस्ट तो कंफर्म है। रोटेशन की क्लास आप लोग करेंगे, संडे को हो जाएगी। अरे अच्छा, संडे को, मंडे को रक्षाबंधन भी तो है, छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन की। ठीक है सर। ठीक है राम, कल, कल लेकिन टेस्ट पक्का होगा, क्लास नहीं होगा, टेस्ट होगा पक्का। चलिए ठीक, क्लास मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीक में, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास होगा जरूर, ये बात आप तैयार रहिए।